अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। ज़ाहिर है कि आज की सबसे बड़ी ख़बर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के बारे में है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की सेहत और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की ज़मानत के बारे में है। और यकीनन इतनी बड़ी ख़बर है कि हम भी इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि नाज़रीन जो बड़ी ख़बरें होती हैं ना, इनका मसला ये होता है कि इनके वज़न तले अक्सर छोटी छोटी ख़बरें दब जाती हैं। और बड़ी ख़बरों के लिए बड़े बड़े चैनल काफ़ी हैं ना। हाँ, वो भी हैं। तो एक ऐसी ही छोटी सी खबर, बिल्कुल मामूली सी खबर है, उससे ही हम अपने शो का आगाज़ करेंगे। और वो ये है कि आज बलूचिस्तान के शहर चमन में एक पोलियो टीम पर फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में एक फीमेल पोलियो वर्कर रशीदा ज़ख्मी हुई और एक और फीमेल पोलियो वर्कर जिनका नाम नसरीन है शहीद हुई। शहीद का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरी नज़र में और उम्मीद है कि आपकी नज़र में भी ये पोलियो वर्कर्स जो अपनी जान की बाजी खेलते हैं हमारे बच्चों को सेफ करने के लिए, ये कोई फ़ौजी जवान या किसी पुलिस एहलकार से कम नहीं जो हमारी हिफाजत करते करते दहशतगर्द हम लोग फौज भी हमारी नस्लों की हिफाजत करती है, और ये भी हमारी इनकी हिफाजत करते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया वसत, मैं भी आपके साथ ही हूँ इस बात में, और काश सभी ऐसे सोचते हों, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि बदकिस्मती से आज ही एक हमारे नाज़िर ने मुझे एक लिंक भेजा एक फ़ेसबुक पेज का, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये है चमन न्यूज़ का फ़ेसबुक पेज, जहाँ पर ये ख़बर ब्रेक भी हुई, इस पर रिपोर्टिंग भी हुई। और लेकिन फिर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें और आप कमेंट्स देखें कि किस किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं। और यकीनन ऐसे कमेंट्स भी हैं कि जी ये बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो माइनॉरिटी हैं। ज़्यादातर कमेंट्स क्या है कि जी बहुत अच्छा हुआ, इनको ऐसे ही गोली मार देनी चाहिए। और फिर कोई लोग थोड़ा सा म्याना रवि भी इख्तियार करते हैं इसमें और कहते हैं कि जी नहीं, देखिए जी किसी का कत्ल तो नहीं करना चाहिए, ऐसे में ऐसे इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन आखिरकार ये लोग ज़बरदस्ती हमारे बच्चों को जहर पिला रहे हैं। जहर का मतलब पोलियो वैक्सीन, क्योंकि इतने सालों के बाद, इतनी कैंपेन्स के बाद भी यहाँ पर बहुत लोग हैं जो समझते हैं कि या तो पोलियो वैक्सीन जहरीली है या तो इससे आप नामर्द हो जाएंगे, और ये एक साजिश है मुस्लिम उम्मा की नस्ल कुशी करने के लिए। लोग ऐसा क्यों समझते हैं? सालों से पोलियो कैंपेन के ख़िलाफ़ मुहिम चलती है, जिसमें उम्मत जैसे अखबारात सरफ़हरिस्त हैं। और हाल में आपने देखा है, और सालों से पोलियो वर्कर्स शहीद भी हो रहे हैं, शायद इन दो चीज़ों में कनेक्शन है, मुझे नहीं पता। और हाल में जो हमने देखा है इसी हफ्ते के पेशावर में जो पोलियो कैंपेन शुरू हुई थी, उसके ख़िलाफ़ एक भरपूर मुहिम शुरू की गई। और मैं फ़ख्र से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस झूठे प्रोपेगेंडा का भांडा फोड़ने में डॉन न्यूज़ का एक बहुत बड़ा किरदार था, क्योंकि वो हमारा ही रिपोर्टर था, हमारा ही कैमरामैन है, जिसने ये वीडियो बनाई है जो अभी आपके स्क्रीन पर चल रही है। लेकिन आप इस वीडियो पर ना जाएं, अब हुकूमत की जानिब से एक तफसीली रिपोर्ट भी आई है कि कौन कौन इस झूठे प्रोपेगेंडा के पीछे थे। वसत साहब आप जी, महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने जो है ये रिपोर्ट जारी की है। एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ की सरबराही में एक 4 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, जिसका काम ये था कि 22 अप्रैल को पेशावर और गिरदोनवा में जो पैनिक फैला है और हज़ारों बच्चों को लेके जो वालिदैन दौड़े हैं पोलियो की मुहिम के दौरान, उसके असबाब और उसके ज़िम्मेदार कौन थे। रिपोर्ट के मुताबिक 22 अप्रैल को अफवाह फैलने के बाद 40,000 बच्चे पेशावर के अस्पतालों में लाए गए। इनमें से 18,000 लेडी रेडिंग अस्पताल में लाए गए। किसी बच्चे को नहीं रोका गया। अगले दिन के लिए सब बच्चों को उसी दिन घर भेज दिया गया। अफवाहें इस रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया से शुरू हुई। कुछ निजी स्कूलों के मालिकान, मजहबी रहनुमा, मकामी समाजी मोअज़्ज़िज़ीन ने इन अफवाहों को मज़ीद बढ़ाया और लोगों को महकमा सेहत के एहलकारों को डराने धमकाने और सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाने के लिए उकसाया।
इस रिपोर्ट के मुताबिक निजी स्कूलों के जो मालिकान इस खेल में मुलव्विस हैं, उनके नाम दिए गए रिपोर्ट में, उनमें दारुल कलम मॉडल स्कूल के मालिक, इकरा रोज़तुल इत्फ़ाल स्कूल मीरा कचौरी, हसनगढ़ी के इकरा स्कूल और हॉलमार्क स्कूल, यूनियन काउंसिल ख़जाना के कैम्ब्रिज स्कूल, ऑक्सफोर्ड स्कूल, पाइन ब्रीज स्कूल, मुस्लिम स्टैंडर्ड स्कूल, क्रेसेंट स्कूल, सिटी होम्स और झगड़ा के इकरा रोज़तुल अतफ़ाल स्कूल के मालिकान और इंतज़ामिया। जिन लोकल नाज़िमों और बासर अफराद ने आम लोगों को महकमा सेहत के अहलकारों पर हमलों के लिए उकसाया, उनमें यूनियन काउंसिल तहकाल पाइन के नाज़िम गौहर ज़मान, अंजुमन दुकानदारान झगड़ा बाज़ार के सदर मुस्तकीम और उनके साथी ज़रवली, हसनगढ़ी यूनियन काउंसिल के नदीम, लाल सैद, जमशेद, मलिक असलम, यूनियन काउंसिल शेखान मशुखेल के कारी शाकिर ज़मान इकराम, UC 180 के नाज़िम अमजद, UC 181 के नायब नाज़िम अमजदुल्ला और दीगर बल्दियाती अरकान। 2 मशकूक मौलज यानी क्वैक्स मिसाल शाह और जावेद भी इन अफवाहों को फैलाने में आगे आगे रहे। रिपोर्ट के मुताबिक 22 अप्रैल को जब पोलियो मुहिम शुरू हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, तो तमाम अजला में पोलियो वैक्सीन्स के 9 बैजेस के जो वाइल्स हैं वो भेजे गए इस्तेमाल करने के लिए। इनमें से 3 सीरियल नंबर के बैजेस पेशावर में और पेशावर के साथ साथ इसी सीरियल नंबर के बैजेस एबटाबाद, नौशेरा, टांक और मालाकंड डिवीज़न के अजला के लिए भी जारी हुए, मगर अफरा तफरी सिर्फ पेशावर और गिरदोनवा में ही फैली, यानी ये बैजेस इन बैजेस की वजह से। सिर्फ पेशावर की बात भी नहीं है, पेशावर के भी कुछ स्कूल्स जहाँ पर जिक्र। अच्छा, सिफारिशात जो की गई हैं इस रिपोर्ट में वो ये है कि अफवाहें फैलाने वाले और आवाम को तखरीब कारी पे उकसाने वाले तमाम किरदारों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और इन सब से सरकारी और निजी अमलाक को पहुँचने वाले नुकसान की भरपाई की जाए। रिपोर्ट में एक किरदार का जिक्र बतौर ख़ास किया गया है, ये हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल माशापकई के प्रिंसिपल मिस्टर बुरहान। सिफारिश की गई है कि उन्हें सरकारी सतह पे अवार्ड दिया जाए क्योंकि उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए महकमा सेहत के अमले को अपने स्कूल में पनाह दी और हुजूम के गैज़ो गज़ब से बचाया। मज़ेदार बात यह है कि 22 अप्रैल को जितने भी बच्चों से बेहोशी की अदाकारी करवाई गई या हॉस्पिटल लाया गया, उनमें से ज़्यादातर निजी स्कूलों में पढ़ने वाले थे। सरकारी स्कूलों में भी उस दिन वैक्सीनेशन हुई, लेकिन अल्लाह की कुदरत है कि वहाँ कोई बच्चा बेहोश नहीं हुआ। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर आप सोच रहे हैं कि जी ये पूरी रिपोर्ट पढ़ने का क्या फ़ायदा है, इन सारे लोगों के नाम लेने का क्या फ़ायदा है, ये तो बोर कर दिया है, तो माज़रत अगर आप बोर हुए, लेकिन इसलिए इन सारों के नाम लेना ज़रूरी है कि हम जान सकें कि कौम के दोस्त कौन है, इस कौम के दुश्मन कौन है, क्योंकि जो इस कौम के बच्चों को ख़तरे की तरफ भेज रहे हैं वो यकीनन हमारे दोस्त या हमारे खैरख्वाह नहीं हो सकते। अच्छा, अब ये तो और उम्मीद ये भी है कि जितनी तेज़ी से ये झूठी प्रोपेगेंडा फैलाई गई थी उतनी ही तेज़ी से ये रिपोर्ट भी फैलाई जाएगी, लेकिन ऐसा शायद नहीं होगा क्योंकि जैसे आपको थोड़ी देर पहले मैं उम्मत अखबार की हेडलाइन दिखा रहा था कि 900 बच्चे पोलियो कतरे के बाद बीमार हो गए हैं, अस्पताल मुंतकिल हो गए हैं। जो जब एक्सपोज हो गए ये फ्रॉड, और ये फ्रॉड ही है, इसको और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, झूठ है, ये फेक न्यूज़ है, वो ख़बर शायद फ्रंट पेज हेडलाइन पर नहीं शाया हुई। बहरहाल ये तो एक अखबार है और ये तो एक वाक़या है। बदकिस्मती से ऐसे लोग भी हैं जो एक नेशनल प्लेटफॉर्म लेकर का फ़ायदा उठाकर पोलियो वैक्सीन के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जाने या अनजाने, नोइंगली या अननोइंगली मुझे नहीं पता। और हाल में ही 2 रोज़ या 3 रोज़ कबल एक ही ऐसा टॉक शो मैंने देखा बदकिस्मती से, और वो थे नियो टीवी पे ओरिया मकबूल जान साहब हैं, आप सब वाकिफ़ हैं, और वहाँ पर भी एक पोलियो वैक्सीनेशन के बारे में एक शो किया गया और लाइनअप बड़ा मज़ेदार था। एक अमेरिकन डॉक्टर साहिबा थी उसमें, जेन ओरिएंट के नाम से, और उसके साथ एक हमारे एक पाकिस्तानी मुकामी डॉक्टर भी हैं
डॉक्टर इम्तियाज़ अली, जो पोलियो मुहिम का हिस्सा भी रहे हैं शायद। पहले तो जेन ओरिएंट से पूछा गया कि जी आपकी जो इदारा है, और उनका इदारे का नाम मैं आपको बता देता हूँ, ये है एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन फिजिशियंस एंड सर्जन्स। बड़ा भारी नाम है यार, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस भी हैं, सर्जन्स भी है, ऊपर से गोरी। तो जाहिर है कि क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना, कि जरिए सच ही बोल रहे होंगे, गोरे कब झूठ बोलते हैं। और उनसे पूछा गया कि जी आपके इदारे ने एक करारदाद पेश की थी और कहा था कि जी बिल्कुल वैक्सीनेशंस बच्चों को नहीं देना चाहिए अगर वालिदैन इस पर रजामंद नहीं हैं। आपको ये भी बताया जाए कि 1955 में से यूएस में पोलियो वैक्सीन दी जा रही है एंड इट इज़ अ नेशनल इनिशिएटिव। बहरहाल उनसे पूछा गया कि जी क्यों नहीं देनी चाहिए। उसने कहा कि जी क्योंकि इससे पैरालिसिस हो सकता है, इससे ऑटिज़म हो सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन बुनियादी जो बात उन्होंने की कि क्योंकि ये लोगों के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? अगर आप थोड़ा सा इस ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करें तो आपको क्या पता लगता है कि अच्छा, इनकी एक बाकायदा जर्नल भी है जिसका नाम है जर्नल ऑफ अमेरिकन फिजिशियंस एंड सर्जन्स। अगेन भारी है यार, कहीं अगर आप आर्टिकल में पढ़े कि जर्नल ऑफ अमेरिकन फिजिशियंस एंड सर्जन्स एक बात कर रही है, ज़रूर इसमें कुछ होगा। लेकिन उस आर्टिकल से थोड़ा आगे जाते हैं हम। इनके ये जो जर्नल है, पहले इसका नाम होता था मेडिकल सेंटिनल। 2002 में इसका नाम तब्दील किया गया क्योंकि पहले इसमें मेडिसिन और साइंस पर कम बात होती थी, सियासत पर ज़्यादा बात होती थी। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूं कि अमेरिका में एक मुहिम है लिबर्टेरियन मूवमेंट, जिनका मौक़िफ़ ये है कि रियासत और हुकूमत का इंसानों की ज़िंदगी में कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आपको टैक्स नहीं देने चाहिए, मतलब कि हुकूमत की तरफ से डॉक्टर्स आपके पास नहीं आने चाहिए एंड सो ऑन, कि हर बंदा फ्री है जैसे भी वो अपनी लाइफ लीड करना चाहे। अगर रोड ख़राब हो गया तो ख़ुद ही उसको सही कर दो। अजीब बात लगती है लेकिन हैं ये लोग काफ़ी पॉपुलर। ये जो एसोसिएशन है ये भी उस मूवमेंट का हिस्सा है। ये जो जेन ओरिएंट साहिबा है, ये जो इनकी तर्जुमान है AAPS की, ये सिर्फ AAPS की तर्जुमान नहीं है, अमेरिकन हेल्थ लीगल फाउंडेशन, फिजिशियंस फॉर सिविल डिफेंस, साउथ वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वगैरह वगैरह वगैरह, कोई 5-6 रिलेटेड ग्रुप्स की भी तर्जुमान है। और अगर आप इनका कंटेंट देखें, इनकी वेबसाइट्स देखें, 99% एक दूसरे से ही मिलते जुलते हैं और एक दूसरे को साइट करते हैं। जेन ओरिएंट बेसिकली एक पॉलिटिकल फिगर भी हैं। ये वही हैं जो कहती थी कि पिछले 10 सालों से कह रही हैं कि जी हिलरी क्लिंटन बनने जा रही हैं। जब ओबामा ने मेडिकेयर की बात की तो यही थे जो कह रहे थे कि जी मेडिकेयर होना ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर जो भी आपको चार्ज करे वो चार्ज करना उनके लिए लेजिटिमेट है। जितनी भी रिसर्च इनमें साइट की जा रही है, आप यूएन से पूछें, आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से पूछें, सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल से पूछें, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो यूएस की है, यूएस सर्जन जनरल से पूछें, ये सारी की सारी झूठी हैं। मेरी बात पर ना जाएं, आप खुद रिसर्च कर लें। और भी बहुत बातें की गई हैं, एक वक्फा लेते हैं और फिर उन पर नजर डालते हैं। वेलकम बैक। और एक आखिरी चीज़ आपको बता देता हूँ अमेरिका एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन फिजिशियंस और सर्जन्स के बारे में, कि इनका ये भी मौक़िफ़ है कि HIV और एड्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये इनफैक्ट मुख्तलिफ अद्वियात की वजह से ये बीमारी फैलती है और ये एक हुकूमती साजिश है। यकीनन व्हाट्सएप पर भी बहुत लोग इसे अग्री करते हैं, लेकिन जितने भी लोग अग्री करें, आप अगर अपनी आंखें बंद कर दें, इसका ये मतलब नहीं है कि रात हो गई है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आप देख नहीं सकते। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। फिर अच्छा, इसके बाद फिर डॉक्टर इम्तियाज़ अली साहब को लाइन पर लिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कैंसर के बारे में भी, तो इनके कैंसर का दूसरा है, मैं अभी उस पर आ रहा हूँ। फिर डॉक्टर इम्तियाज़ अली को ले जाते हैं जो, और मैं उनको सल्यूट करता हूँ, बड़ी कामली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जी पोलियो वैक्सीन असल में है क्या और पोलियो कैसे फैलती है। लेकिन जाहिर है कि उनकी किसने सुनना है, क्योंकि अगला पॉइंट जो ओरिया साहब रेज करते हैं वो है रेमंड फ्रांसिस का। एक और गोरा है यार, एक गोरा काफ़ी नहीं है, 2 गोरे हैं हमारे पास अब। और रेमंड फ्रांसिस की एक लंबी रिसर्च रिपोर्ट उनके हाथ में है इस शो में, और वो कहते हैं कि जी रेमंड फ्रांसिस साहब कहते हैं कि जी ये जो तमाम जो बीमारियां फैलती हैं और तमाम जो ये पैरालिसिस पोलियो का होता है, ये एक्चुअली पोलियो वैक्सीन की वजह से ही होता है। तो रेमंड फ्रांसिस कौन है? अच्छा,
मुसन्निफ़ हैं, उनकी काफ़ी किताबें भी बिकती हैं और रिसर्चर भी हैं। बकौल उनकी अपनी वेबसाइट पे लिखा गया है कि ही इज़ द लीडिंग रिसर्चर, मतलब ख़ुद कह रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है कि ये सच है। उनकी और रिसर्च ये भी कहती है कि जी ये जो कैंसर है, अगर आप विटामिन खाएं और अच्छी खुराक लें और एक्सरसाइज करें, ये हो ही नहीं सकता कि आपको कैंसर कभी हो सकता है। और अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं, कुछ भी जानते हैं कैंसर के बारे में, तो आपको पता होगा कि ये बातें झूठ हैं, फेक न्यूज़ हैं, स्यूडो साइंस हैं। रेमंड फ्रांसिस और जेन ओरिएंट एक तरफ, पूरी दुनिया की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और डॉक्टर्स और साइंसदान दूसरी तरफ। लेकिन हो सकता है कि वो भी सच बोल रहे हैं और हो सकता है कि ओडिया साहब को इसका इल्म नहीं था। फिर वो आते हैं जोनस साल्क की जानिब। जोनस साल्क का नाम शायद आपने सुना हुआ हो। ये ओरल पोलियो वैक्सीन के बानी थे। 12 अप्रैल 1955 में पहली दफ़ा इनकी वैक्सीन अप्रूव हुई और इनके बारे में इस शो में ये कहा जाता है, उनका एक कोट लिया जाता है 1970s से शायद, जिसमें वो कहते हैं कि जमाम जो पैरालिसिस के केस हुए हैं यूएस में, इनका डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट ताल्लुक है पोलियो वैक्सीन से। अच्छा, ये बात सच है, उन्होंने ये बात की थी, लेकिन ये मुकम्मल सच नहीं है। ये भी एक बड़ा मज़ेदार तरीका होता है कि आप वही चीज़ें चुनें जो आपके मकसद की होती हैं, जिससे आपका एजेंडा पूरा होता है। जोनस साल्क किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था? जैसे ही साल्क वैक्सीन अप्रूव हुई, उसके बाद 200 पोलियो के केसेस और हज़ारों बच्चों से ये इतलात आई, 2 लाख बच्चों से, कि ये वैक्सीन चल नहीं रही, बल्कि इस वैक्सीन से पोलियो फैल रहा है। इसको कहा जाता है अमेरिकन मेडिकल हिस्ट्री में द कटर इंसिडेंट। कटर इंसिडेंट क्यों? क्योंकि बर्कली कैलिफोर्निया में एक लेबोरेटरी थी जिसका नाम था कटर लेबोरेटरी। वहाँ पर जो बैच बने थे, और आपको पता है कि हर वैक्सीन में एक वायरस होता है, इसीलिए इसी तरह तो वैक्सीन चलती है। मैं पूरा प्रोसेस आपको नहीं समझा सकता यहाँ पर, लेकिन आप खुद जानते हैं। उसमें वायरस की मिकदार ज़्यादा थी, चुनाचे वो उसका एक रिएक्शन हुआ और बच्चे वाकई पैरालाइज हुए। और लेकिन इस रिपोर्ट का सोर्स क्या है वो भी ज़रा देखें। तो एक इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स है, उसमें एक एडिटोरियल आया था, एक इदारिया आया था, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि 47,500 केसेस, मौत के केसेस नहीं, नॉन पोलियो AFP मीन्स एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, मतलब पैरालिसिस आप समझ लें, कि केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, अब जाहिर है कि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कोई छोटा इदारा नहीं है, उन्होंने ये सुना और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने भी इसके बारे में सुना, तो उन्होंने कहा कि सर इसकी तो तहकीकात होनी चाहिए, इसकी तो तहकीकात कैसे नहीं होगी। जब उन्होंने पता किया, उनको ये पता लगा कि ये पोलियो लिंक्ड पैरालिसिस था ही नहीं, नॉन पोलियो पैरालिसिस था। और ये इतने क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं? क्योंकि भारत में, और भारत को क्रेडिट जाता है इसका कि इतनी बड़ी आबादी को उन्होंने पोलियो से महफूज किया है। वहाँ पर हर कोने में और हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए गए थे। तो जो पैरालिसिस के केसेस आए थे, क्योंकि सिर्फ पोलियो से पैरालिसिस नहीं होता, और भी बहुत वजूहात होते हैं, वो एक्चुअली प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस है पोलियो वैक्सीन का। तो ये है जी हकायक। एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि सिर्फ क्योंकि मैं कह रहा हूँ और मैं ये एक एंकर की कुर्सी पर बैठ के कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बात माने, आप खुद भी अपनी रिसर्च करें, लेकिन रिसर्च करें विद एन ओपन माइंड और मल्टीपल सोर्सेज से। ये नहीं कि जी मैंने फेसबुक पे पोस्ट पढ़ लिया था, ये नहीं कि जी मेरे मामू ने मुझे व्हाट्सएप कर दिया था और ये मैं बात मान लूँ, ये जहालत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जितनी भी बार ये बात करें, जो नुकसान होना था ना जी वो हो गया है, क्योंकि जो गोली है वो बंदूक से बाहर निकल गई है। अगर आप ये जो शो जो चला है पोलियो मुहिम के ख़िलाफ़, वैक्सीन के ख़िलाफ़, उसके अगर आप नीचे कमेंट्स ही पढ़ें सिर्फ, और ये आप देख भी सकते हैं अगर स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो उसमें क्लियरली आप देख सकते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आया है। और इफ़ेक्ट यह आया कि ये देखें जी, ये तो यहूद और हनूद कर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़, ये मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है। और सर आपको सल्यूट कि आपने हमें इतनी बड़ी बला के बारे में आगाही दी है।
इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अब आप समझेंगे कि यार ये गोरे जो हैं ये क्या पागल हो गए हैं क्या यार, गोरे एंटी वैक्सीन पे बात कर रहे हैं। तो आपको ये भी बताते चलें कि आजकल यूनाइटेड स्टेट्स में, न्यूयॉर्क में, सर यकलकी मरवत में नहीं, चमन में नहीं, वाणा में नहीं, गडाप में नहीं, न्यूयॉर्क में एक मीजल्स एपिडेमिक शुरू हुआ है क्योंकि लोग यही बातें मानने लगे हैं। एक वक्फा लेते हैं, फिर इस पर बहुत मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक ज़रार, थैंक यू, आपने इतनी तफसील से बात बताई और आखिर में आपने यहाँ छोड़ा था कि किसी चमन में नहीं, वाना में नहीं, न्यूयॉर्क सिटी में भी लोग इनकार करते हैं और वहाँ दुश्वारियाँ पेश आती हैं महकमा सेहत के एहलकारों को, जो कि खसरा यानी मीज़ल्स को ख़त्म करने के लिए मुहिम चला रहे हैं। आज मैं BBC की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मीज़ल जो है उसका अगर दो होती हैं खुराक, एक जब 1 साल का बच्चा हो उस दौरान, और जब 3 से 4 साल की उम्र हो बच्चों को तो दूसरा उसकी डोज दी जाती है। जी, अगर ऐसा ना हो तो खुदा न खास्ता बच्चे के फेफड़े, आँखें और दिमाग उन पे असर हो सकता है, वो मफलूज भी हो सकता है, एक्सट्रीम केसेस में वो मर भी सकता है, स्टेरिल भी हो सकते हैं। 17 करोड़ बच्चों को पहली डोज ही नहीं मिलती दुनिया में। अच्छा, और ये सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक का नहीं, मसलन नाइजीरिया में 40 लाख बच्चे रह गए हैं, इंडिया में तकरीबन 80 लाख बच्चे रह गए हैं। तरक्की पजीर ममालिक हैं, गरीब मुल्क हैं, कच्चे रास्ते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में तो कोई पगडंडी कच्चा रास्ता तो नहीं है ना, वहाँ तो नहीं होना चाहिए में तो पक्की सड़क। लेकिन आलमी इदारे सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक 2010 से 17 के दरमियान 7 साल में अमेरिका में 26 लाख बच्चे ऐसे हैं जो मीज़ल की वैक्सीन से रह गए, पहले मरहले में या दूसरे मरहले में। फ्रांस में 6 लाख बच्चे और हमारे बरतानिया में 5.25 लाख बच्चे रह गए। वालिदैन ने परवाह नहीं की ना, और अगर कोई टीम आई भी तो उन्होंने कहा चलो ठीक है लगा लेंगे, इस तरह का उनका एटीट्यूड। तुम तो जहर पिला रहे हो। तो जो नेशनल हेल्थ सर्विस है बरतानिया की, उसके सरबराह का कहना है कि इन वालिदैन को नहीं मालूम कि ये वबाई मर्ज के कितने बड़े टाइम बम पे ना सिर्फ खुद बैठे हैं बल्कि पूरी कौम को इन्होंने बिठाया हुआ है, इसलिए कि ये छूत का मरज़ है। नतीजा इसका ये, अच्छा पाकिस्तान में इस एक साल में 30,000 के करीब जो केसेस हैं वो सामने आए हैं मीज़ल्स के। रिज़ल्ट इसका ये है कि इस साल के पहले 3 महीने में खसरा के वर्ल्ड वाइड 1,10,000 केसेस सामने आए हैं, जो पिछले साल के इन्हीं 3 महीनों के मुकाबले में 300% ज़्यादा है। 300% ये होता है। और सिर्फ पोलियो का मसला नहीं। अच्छा, और इसका बिल्कुल नहीं, और इसका सारी वजह ये भी है जिनको हम एंटी वैक्सर मूवमेंट कहते हैं। अच्छा, एक में से थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैं उसकी तस्दीक क्लियर कर देता हूँ। जोनास साल्क ने IPV बनाई थी, इंट्रावीनस पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं। और जैसे आपने कहा ना कि सिर्फ अपने आप को टाइम बॉम्ब पे नहीं बैठाते, ये पर्सनल चॉइस का मसला नहीं है, क्योंकि आप पूरे अपने इलाके को, पूरे मुल्क को खतरे में डाल रहे हैं। जब जोनास साल्क से पूछा गया, जब ये वैक्सीन लॉन्च हुई थी, आखिरी बात कर रहा हूँ सिर्फ, कि जी आपने ये वैक्सीन किसकी मलकियत है, तो उसने कहा कि जी सबकी है, क्योंकि ये क्राउड सोर्स हुई थी, बाय द वे डोनेशंस पे चली थी। और उसे पूछा गया कि सर आपने इसको पेटेंट नहीं कराया, तो पता उनका क्या जवाब था? उसने कहा कि क्या सूरज को पेटेंट करा सकते? ये बात। अच्छा, आखिरी जुमला, एक ज़हन में सवाल है, अगर ये हराम है, इससे बच्चों का नुकसान हो सकता है, ये सऊदी अरब और ईरान ने क्यों इम्यूनाइजेशन कर दी पोलियो की 100%? यहूदी पहुंचे होंगे ना सर। ठीक है। आज मैं डॉन अखबार पढ़ रहा था, हस्बे मामूल, उसमें एक सिचुएशनर का कॉलम आता है, आपने पढ़ा होगा शायद। तो आप कह रहे हैं ना मुबशिर के हाई रिस्क एरिया, अब तकरीबन इस तरह के मनफी प्रोपेगेंडा के बाद ना हर जगह हाई रिस्क बन जाती है। कट्टी पहाड़ी के इलाके में पोलियो मुहिम चल रही है, आपको पता है कराची में भी आजकल पोलियो मुहिम चल रही है ना। वहाँ पर जो पोलियो वर्कर्स गए हैं उनसे बात की रिपोर्टर ने, मुझे रिपोर्टर का नाम नहीं अब याद, और उनका कहना है कि वो चल रही थी अपनी टीम के साथ, नो मेजर सिक्योरिटी, तो 7 से 2 मर्द हज़ात गुजरे, जिन्होंने कहा, एक बंदे ने दूसरे को कहा पश्तो में कि बेहतर है
कि इन जैसे लोगों को गोली मार दें इससे पहले कि वो हमारे बच्चों को जहर पिला दें। जहर पिलाते या नहीं पिलाते एक और मसला है, लेकिन जो जहर फैलाते हैं उनकी शनाख्त करना मेरा ख्याल है हमारे लिए शायद ज़रूरी है। अच्छा, ये पता नहीं इसमें पैमरा और इस तरह के इदारे कहाँ होते हैं, वो सिर्फ मुल्क दुश्मन मसला ये है कि ये मामला जो है ना, ये सिर्फ इसका नहीं है, ये बहुत पुराना सिलसिला चल रहा है। मतलब 60s में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अयूब खान की हुकूमत ने, हमारे जो इमरान खान हैं वो बहुत मद्दाह हैं अयूब खान साहब के, उन्होंने शुरू किया था फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम। उसके बारे में जो गुफ्तगू शुरू हुई वो कमाल थी कि ये भी वही, अच्छा थीसिस वही है कि ये नामर्द बनाने वाली चीज़ें हैं, ये साजिश है और ये जो है अमरीकी रैकेट है। अच्छा, अमरीका ज़ाहिर इमदाद देता था उस प्रोग्राम के लिए, उसी से इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन आज जो है आज तक वो चल रहा है। अब कोई नहीं कहता कि वो साजिश थी, ठीक है। भुट्टो से जब पकी पकाई ताज़ा रोटी प्लांट लगाने शुरू किए तो उस रोटी के खिलाफ भी क्या हुआ कि इसमें ख़ानदानी मनसूबाबंदी की गोलियां आटे में पीस के खिलाई जा रही हैं ताकि उम्मत मुसलमा बिलखुसूस पाकिस्तानी कौम नामर्द हो जाए। क्या बात, ये कोई नई बात नहीं। सेम ओल्ड स्टोरी, सेम ओल्ड सॉन्ग एंड डांस। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और गुज़िश्ता माह 26 तारीख को जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब की बेल हो गई हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कंडीशन लगाई कि जनाब आप 6 हफ्ते के लिए बेल दे रहे हैं और उसके बाद आपको सरेंडर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इस दौरान आप बाहर नहीं जा सकेंगे और अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो जाहिर है फिर आपको ज़बरदस्ती जो है वापस जेल मुंतकिल किया जाएगा। लजीजिया रेफरेंस में उनको सज़ा हुई है। मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो है वोट को इज़्ज़त दो और जो दूसरा बयानिया है वो खासा चला और बार बार जब मुस्लिम लीग नून के लीडर से पूछा जाता रहा कि मियाँ साहब को बाहर जाने के लिए कोई बात हो रही है तो वो उस बात को घुमा देते थे, कह रहे थे कि बीमार हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशंस लगाई तो ये लगा कि नहीं, वो इलाज यहीं कराएंगे। आज जो है उसकी एक हेयरिंग में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के वकील ने, जिसमें उन्होंने, और ये जो बेल के डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें कहा था सिर्फ ये 6 हफ्ते के लिए है और उसकी वजह क्योंकि वकील ने कहा था नवाज़ शरीफ साहब के कि उन्हें जहनी दबाव है, अगर वो जेल में रह के इलाज कराते हैं, बाहर कराएंगे तो शायद वो जहनी दबाव ना हो। अदालत ने कहा ठीक है आप ले लीजिए। तो आज उन्होंने जो है ये अपील दायर की है नज़र सानी उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जिसमें कहा गया है कि जनाब हमें परमिशन दी जाए कि साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो बाहर जा कर के इलाज करा लें। और उन्होंने कहा कि उनकी जो बीमारी है वो पेचीदा है और लाइफ थ्रेटनिंग भी है और उन्हें जो है हार्ट डिज़ीज़ है, कैरोटिड आर्टरी डिज़ीज़ है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है। और उन्होंने कहा कि ये इंसाफ के तकाज़ों का ये के मुताबिक उनको जो है उनकी बेल जो है वो परमानेंट की जाए। अब सवाल ये है कि क्या ये हो सकता है? ये तो ज़ाहिर है अदालत जब टेकअप करेगी तभी होगा, क्योंकि अदालत ने बड़ी कंडीशनल और शायद अनप्रेसिडेंटेड, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। तो अब उन्होंने ये अपील फ़ाइल कर दी है। हालांकि अदालत उज़्मा ने कहा था कि इस दौरान आप जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास चले जाएं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो है अब वो कोर्ट से ही चाह रहे हैं कि जनाब कोई हमें इजाज़त मिल जाए तो बाहर जाकर के वो इलाज कराएं उन्हीं डॉक्टरों से। हाँ जी, मुबशिर जो है वो मेरे वालिद एक मुहावरा बोला करते थे कि उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ा कस के पकड़ी बाँ। उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर जेल में नहीं हो रहा तो आप 6 हफ्ते के लिए बाहर चले जाएं। वो शरीफ मेडिकल सेंटर में गए और मेरा ख्याल है वहाँ भी डॉक्टरों ने कहा होगा जी साढ़े वास्दा रोग नहीं। अच्छा, वकील ने जो दरख्वास्त अभी मुबशिर बता रहे थे उसमें कहा कि मेरा जो मौक्किल यानी मियाँ साहब हैं वो दिल और गुर्दों के बीमारी में मुब्तला हैं और चूँकि वो लंदन में उनके एक स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर, उन्हीं के ज़ेरे इलाज रहे हैं, लिहाजा लंदन वाले डॉक्टर से ही इलाज मुमकिन है।
अच्छा ये है। अच्छा मेरे ज़हन में ये आया कि तो यार लंदन वाले डॉक्टर यहाँ भी तो आ सकते हैं ना सर। सुन लो ना सर, मेरे जहन में ये बात आई कि अगर सिर्फ वही डॉक्टर है जो मियाँ साहब का इलाज कर सकते हैं और मरीज़ को तसल्ली दे सकता है, खुदा ना खास्ता कल उस डॉक्टर का इंतकाल हो जाए, ओहो, तो फिर मियाँ साहब का क्या होगा? फिर तो बुरा ही होगा। अच्छा दूसरे मेरे जहन में ये ख्याल आया कि शरीफ मेडिकल सेंटर में फिर क्या हुआ? शरीफ इनके ये नहीं कहा, नवाज शरीफ, शरीफ मेडिकल, कोई और शरीफ तो नहीं है, इत्तेफाक वालों का। अच्छा ये भी तीसरा मेरे जहन में ये ख्याल आया कि यार मियाँ साहब जो हैं काश एक दफ़ा ये वज़ीर आज़म बन जाते, कसम से तो ऐसा कोई ना कोई हॉस्पिटल ज़रूर इस मुल्क में कायम कर देते कि किसी को भी यूके जाने की या अमेरिका जाने की ज़रूरत ना पड़ती। यार बात सही है। अच्छा इसलिए कि यहाँ बदकिस्मती की बात, ऑलरेडी जो हॉस्पिटल है ना, अच्छा उनके मयार जो है वो आप देखें कि बहुत ही गैर मयारी हैं। मसलन किडनी सेंटर आपको पता ही है, कुछ नहीं है सर। अदीबुल हसन रिजवी साहब का SIUT जीरो, गुर्दे छोड़ो यार, अच्छा दिल के अमराज का मुसल्ला अफवाज का जो इदारा है पिंडी में, वो उसका क्या है? पिंडी का नाम नवाज शरीफ के साथ क्या होगा? फिर कार्डियो वेस्कुलर जो अयूब खान के ज़माने से कराची में काम कर रहा है, इनकी कारकर्दगी ऐसी नहीं है कि यार कोई ग्रेड A के जो सियासतदान है या ब्यूरोक्रेट हैं या जर्नल हैं या जजेस हैं, उनके तो काबिल नहीं हुआ ना। बिल्कुल सही बात है। तो उस लिहाज से ठीक है कि लंदन जाना चाहिए। मजे की इस पटिशन में मासूमियत सिर्फ चेक करनी है आपने। उन्होंने कहा है नज़रसानी पटिशन में कि अदालत ने ये खुद से एज्यूम कर लिया है, यानी खुद से सोच लिया है कि 6 हफ्ते बाद का जब वक्त ख़त्म होगा तो मियाँ साहब जो है बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे और उनकी जो पेचीदा मामला तो जिस वक्त अदालत ये उन्हें छोड़ रही थी 6 हफ्ते के लिए, उस वक्त वकील साहब ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया? सर उस वक्त तो 6 हफ्ते बहुत लग रहे थे ना, और जब अदालत ने पूछा भी था 6 हफ्ते ठीक है, उस वक्त 6 हफ्ते जब बचपन में जब स्कूल की छुट्टियां होती थी लगता था कि यार ये तो कोई 2 साल की छुट्टियां हैं, लेकिन फिर जब आखिरी हफ्ता आता था ना, बंदा कहता था यार मैंने नहीं स्कूल जाना, मेरी तबीयत खराब हो रही है। मुझे याद है देखिए शहजाद शरीफ वो जिसको मौका नहीं मिला, लेकिन अगर शरीफों को मौका मिल गया होता ना तो यहाँ का निजाम स्टेट ऑफ आर्ट किस्म का मेडिकल सिस्टम मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए ये ना कहा करें कि यहाँ शरीफों को मौका नहीं मिला, यहाँ सिर्फ शरीफों को ही मौका मिला है गुज़िश्ता 20 साल। थैंक यू यार, ये बात हमें पता नहीं थी। थैंक यू, आपने एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच यार। आपको करंट अफेयर्स का जितना इतराक है ना, मैंने कहा मैं रिमाइंड करा दूं आपको। नहीं यार, हम यही समझ रहे थे कि उन्हें मौका नहीं मिला यार। आपने रिकॉर्ड दुरुस्त करके बहुत अच्छा किया। इमरान खान बैठा हुआ है यार, साहब का ये जुमला जो है ना, ये सुनहरी अल्फाज में लिखा है, स्मार्ट बॉय, सो इंटेलिजेंट। ये जब भी इस्लामाबाद जाता ना इतना इंटेलिजेंट हो जाता है, आबो हवा का मसला है। हम तो यहाँ पे आखिर में मियाँ साहब की फरासत को, अजमत को और मासूमियत को सलाम। इसी के साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।